हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट करा था थोड़ा सा, और हमने क्लास एंड कर दी थी। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पिछले वाला थोड़ा सा बता दूं कि हमने कहाँ छोड़ा था। हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। इसमें हमने दो मेथड्स कर लिए थे। एक मेथड था एटॉमिक वेट इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी वाला, और दूसरा मेथड था ड्यूलोंग पेटिट लॉ विच इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स, राइट। तो हमने ये दो मेथड्स कर लिए थे। अब हमें, और इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। आज हमें जो करना है वो है तीसरा मेथड टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट इज़ लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है? सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म का मतलब पता हो। आइसो मतलब सिमिलर, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जैसे हम बायो में भी पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स वगैरह। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, राइट। तो आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस फॉर्म क्रिस्टल्स विच आर ऑफ सेम साइज एंड शेप एंड कैन ग्रो इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वन अनदर। तो उनको हम क्या कहते हैं आपस में? आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस किसे कहते हैं? एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि आइसोमॉर्फस सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्रिस्टल्स बनाते हैं, जो सेम साइज़ और शेप के क्रिस्टल्स बनाएं और एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ग्रो कर सके। मान लीजिए FeSO4.7H2O और MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, ये तीनों क्या हैं आपस में? ये तीनों आपस में आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनका शेप और साइज़ सेम होता है और तीनों ही एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल है पोटैश एलम का, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, और ये क्रोम एलम हो गया K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है? सेम शेप और साइज़ के क्रिस्टल्स बनाते हैं। और दूसरी बात क्या कि ये एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप ध्यान देंगे, आइसोमॉर्फस यहाँ पे जैसे टर्म आई है तो आप देख सकते हैं कि इनकी वैलेंसीज भी सेम ही है। जैसे यहाँ पे आयरन +2 में है, यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में है, यहाँ पे जिंक +2 वैलेंसी शो कर रहा है, राइट। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 शो कर रहा है, यहाँ पे क्रोमियम भी +3 शो कर रहा है, राइट। अगर हम देखें H2SO4 एंड K2CrO4 तो देखें तो हाइड्रोजन जो है वो पोटेशियम की तरह बिहेव कर रहा है, सल्फ़र जो है वो क्रोमियम की तरह बिहेव कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीजन है ही, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं KClO4 बोलूँ और KMnO4 बोलूँ तो यहाँ पे Cl और Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी? सेम आएगी, या वैलेंसी कह लो, वो भी क्या आएगी? सेम आएगी। तो हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड आर सेम, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है? mass of two elements that combine with the same mass of other element in their respective compounds will be in the ratio of their atomic masses। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि मेरे पास दो कंपाउंड्स थे, AC और BC, ये दो कंपाउंड्स हैं। अब मैंने क्या किया, A का C का फिक्स्ड अमाउंट कर दिया, मान लो 2 ग्राम, यहाँ पे भी 2 ग्राम। तो A का जितना मास C के 2 ग्राम से कंबाइन होगा और B का जितना मास C के 2 ग्राम से कंबाइन होगा, अगर मैं उसकी रेशो लूँ तो वो किसके इक्वल आएगी? रेशो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ A अपॉन एटॉमिक मास ऑफ B। देखिए, मास ऑफ A दैट कंबाइन विद C फिक्स्ड मास अपॉन मास ऑफ B दैट कंबाइन विद C फिक्स्ड मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ A अपॉन एटॉमिक मास ऑफ B। मेरे यहाँ पे साइड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया ये।
तो ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कैसा क्वेश्चन आता है इस पर। अब आपको दे देगा अ मेटल M फॉर्म्स अ सल्फेट विच इज़ आइसोमोर्फस विद MgSO4.7H2O। तो हमें पता है जो आइसोमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं आपस में उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, सेम होती है। अब मेटल M है वो एक सल्फेट बना रहा है जो कि आइसोमोर्फस है विद MgSO4। तो जैसे Mg की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मेटल है M है उसकी भी वैलेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। इफ 0.6538 ग्राम ऑफ मेटल M displaces 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ M। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक वेट। जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, हाउ टू फाइंड एटॉमिक वेट। इसी हेडिंग के अंडर हम ये वाला लॉ पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें पहले यहाँ तक की स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया कि इसका जो वैलेंसी है वो 2 आएगी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि मान लीजिए मेटल M है और वो डिस्प्लेस करता है सिल्वर को फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये रहा मेटल M, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और ये सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद का नाइट्रेट बना लेता है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं ये। अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे जब, तो हमें पता है कि मेटल की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो इसलिए MnO3 का होल ट्वाइस बन गया। अब क्योंकि NO3 2 है तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा NO3 के लिए, और यहाँ पे क्योंकि Ag2 हो गए तो यहाँ पे भी Ag2 बनाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि मेटल के मोल्स कितने हैं। मेटल का हमें वेट गिवन है, मोल्स नहीं गिवन, राइट। तो हम मोल्स निकाल लेंगे वेट से, है ना। क्या आते हैं मोल्स, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास, राइट। तो गिवन मास कितना है 0.6538, एटॉमिक मास हमने एज्यूम कर लिया A, तो डिवाइड कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया, मोल्स। अब आप देखिए इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके इतने मोल्स से इसके 2 इंटू इतने मोल्स बनेंगे, राइट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि सिल्वर कितना बन रहा है, 2.16 ग्राम, कितना बन रहा है 2.16 ग्राम, और सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108। तो वैसे सिल्वर के कितने मोल्स बन रहे हैं, इतने मोल्स बन रहे हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया, ये रहा। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सिल्वर का वेट कितना बन रहा है 2.16 डिवाइडेड बाय 108 क्यों किया, ताकि मोल्स आ जाए, और इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में हम इक्वेट कर देंगे। और ये एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, दैट इज A। तो कैलकुलेट A फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आइसोमोर्फस वर्ड का मतलब ना पता हो या कंक्लूजन ना पता हो कि क्या मतलब है, तो आप पहली स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाएंगे, और पहली स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। आपको यही नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं आएगा, वैलेंसी M की 2 है या नहीं है। फिर नेक्स्ट मेथड होता है वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड। इसमें एक कंडीशन होती है कि क्लोराइड ऑफ एलिमेंट शुड बी वॉलेटाइल। जब नाम ही मेथड का वॉलेटाइल क्लोराइड है तो इसमें कंडीशन यही है कि क्लोराइड ऑफ एलिमेंट शुड बी वॉलेटाइल। हमें क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड गिवन होगा और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट गिवन होगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। Let an element M forms volatile chloride having valency N. Then formula of chloride will be MClN. I hope यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक एलिमेंट है M, वो जिसकी वैलेंसी है N, और वो क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा MClN। जस्ट हमने वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर दिया। फिर लिखा लेट एटॉमिक वेट ऑफ M बी A, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोराइड कितना होगा, A + 35.5 इंटू N। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट,
एम का एटॉमिक वेट कितना है ए, वो लिख दिया हमने, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, वो लिख दिया हमने, इनटू कितने क्लोरीन है, एन क्लोरीन है, इनटू एन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोराइड। अब हमें वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड तो गिवन है और हमें पता है वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो इससे मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, 2 तो नंबर है ही, और ये हमने यहाँ से निकाल लिया। दूसरा हमें क्या गिवन होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू में वैलेंसी, और वैलेंसी कितनी एज्यूम की थी, n, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, तो 2 इक्वेशंस हैं, राइट, और 2 ही वेरिएबल हैं। कौन कौन से वेरिएबल है, एक तो a वेरिएबल है और एक n वेरिएबल है। तो क्या हम इन दोनों को 2 इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशंस का यूज़ करके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इनका यूज़ करके हम सॉल्व कर लेंगे, किसको, a को और n को। फिफ्थ मेथड जो होता है वो है स्पेसिफिक हीट मेथड। वैसे तो हम इसको थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ते हैं, बट हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। गामा इज इक्वल टू Cp/Cv, ये हमने पढ़ रखा है। गामा क्या होता है, पॉइजन्स रेशो, Cp क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा अगर 5/3 आ रहा है तो वो मोनो एटॉमिक होगी गैस, गामा अगर 7/5 आ रहा है तो डाई एटॉमिक होगी, और अगर 4/3 आ रहा है तो पॉली एटॉमिक होगी। ये सबको पता होता है कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू में एटॉमिसिटी। मान लीजिए O2 है, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, 2 × 16 से। तो ये 2 क्या है, एटॉमिसिटी, और 16 क्या है उसका एटॉमिक वेट, इससे क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू में एटॉमिसिटी। तो ये क्वेश्चन सबसे इजी वैरायटी वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है इस पे। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 16, तो वेपर डेंसिटी अगर 16 है तो मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ, राइट, इंटू 2 करके, तो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास आ गया 32। फिर कह रहे हैं इफ़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ 1.4, मतलब गामा की वैल्यू 1.4 दे रखी है, तो 1.4 मीन्स 7/5 मीन्स डाई एटॉमिक गैस। तो एटॉमिक वेट ऑफ गैस क्या आएगा, तो हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी। जस्ट अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट हमारा है 32, एटॉमिक वेट हमें निकालना है, एटॉमिसिटी हमें पता चल गई 2, तो एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 16। अब हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचता है, दैट इज़ फॉर्मेलिटी। आई होप आपको ये याद है कि हम सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशंस में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं, और फॉर्मेलिटी हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है। ये भी 2 मिनट का ही टॉपिक है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जिनमें से क्वेश्चन आते थे वो मैंने आपको सारा करवा दिया है। तो चलिए, फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सबसे पहली बात, फॉर्मेलिटी जो होती है वो आयनिक सोल्यूट के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब हमें पता होना चाहिए ग्राम फार्मूला मास क्या चीज़ होती है। ग्राम फार्मूला मास का फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट। आप ग्राम फार्मूला मास को ना सिंपली मोल्स से कंपेयर करिए। ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, मोल्स। ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, मोल्स। ये मान लीजिए मन में
कि ग्राम फार्मूला मास कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट मोल्स, और फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट मोलैरिटी फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक सोल्यूट्स के लिए मोलैरिटी की जगह हम फॉर्मेलिटी टर्म का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा वही जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्यों, क्योंकि ग्राम फार्मूला मास को आपने किससे कंपेयर करना है, मोल्स से कंपेयर करना है, जस्ट ये मोल्स ही हैं, ठीक है। जब हम आयनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं तब हम इसमें फार्मूला मास वगैरह यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ग्राम फार्मूला मास का मतलब क्या है, मोल्स ही हैं। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो फॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, दैट मीन्स मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और अगर ml में दे रखा हो तो इंटू 1000 कर देंगे ऊपर। अब एक आपको पता होना चाहिए फॉर्मल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। मान लो क्वेश्चन में कभी आया फॉर्मल सॉल्यूशन, तो उसका क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम फार्मूला मास यानी कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज़ फॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 एंड इज कॉल्ड फॉर्मल सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोल्स जितने लिए वो लिए 1 और वॉल्यूम भी ले लिया 1, तो फॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 1। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को जिसकी फॉर्मेलिटी 1 होती है, क्योंकि जिसमें 1 मोल प्रेजेंट होता है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं फॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये तो था फॉर्मेलिटी, जस्ट आपको मतलब पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं याद करना फॉर्मेलिटी में, बस ये याद रखना फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी फॉर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक सॉल्यूट्स, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए था। तो इसी के साथ हमारा आज एक बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म हुआ है, दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हमने सॉल्यूशंस चैप्टर लेसन 2 क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे वेपर प्रेशर से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वंस, बाय।